हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द ज्योग्राफिकल नॉलेज के इस चैनल पे। दोस्तों, हम लोग विश्व भूगोल पढ़ रहे थे और विश्व भूगोल के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे विश्व की नदियाँ। तो विश्व की नदियों के पढ़ने के क्रम में हम क्या करेंगे कि विश्व की सभी नदियों को अगर एक साथ पढ़ते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमने सोचा है कि हम एक एक महाद्वीप के माध्यम से एक एक महाद्वीप की नदियों को हम समझते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ग्रीन कलर से, इस ग्रीन कलर से हमने नदियों को बनाया हुआ है। और यह है हडसन की खाड़ी, यह है मैक्सिको की खाड़ी और यह है कैलिफोर्निया की खाड़ी। इधर आपका पड़ता है अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं, ये जो आप नदी देख रहे हैं इसका नाम है यूकॉन रिवर है। ठीक है, यूकॉन रिवर है और ये निकलती है यहाँ पे कनाडा में। यहाँ पे जो है मैकेंजी हिल्स है, मैकेंजी माउंटेन्स के पास से निकलती है और ये उत्तर पश्चिम होते हुए पश्चिम की ओर जा करके यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट में अपना जल गिराती है। यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट यानी कि बेरिंग सागर पड़ता है। आप एटलस में देखेंगे तो अलास्का के पश्चिम में बेरिंग स्ट्रेट पड़ता है। ठीक ना, तो ये जो है यूएसए का पार्ट है अलास्का और यहाँ पे 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये महान झील प्रदेश और सेंट लॉरेंस नदी मिल करके कनाडा और यूएसए की सीमा बनाते हैं। तो ये कनाडा इसके उत्तर में है। तो ये है आपका यूकॉन नदी। यूकॉन नदी की एक खास बात क्या है कि यूकॉन नदी के उत्तर में यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसको ब्रुक्स रेंज बोलते हैं। ब्रुक्स रेंज है, माउंटेन श्रेणी है। और यहाँ पे इसके नीचे अलास्का रेंज है। नीचे कौन सा है? अलास्का रेंज। तो नीचे अलास्का रेंज और ऊपर ब्रुक्स रेंज। तो इन दो पर्वतों के बीच से होकर के बीच का जो भाग है, नदी का जो भाग है वो निचला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो दो पर्वतों के बीच का जो डाउन एरिया है उससे नदी होकर के प्रवाहित होती है। तो जो यूकॉन नदी है वो इन्हीं पर्वतों के बीच से होकर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए बेरिंग स्ट्रेट में अपना जल गिराती है। इसकी एक खास बात यह है कि यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है। जो अलास्का रेंज है वहाँ पे बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है उनसे ऊष्मा जो है, उनके ऊष्मा से इन क्षेत्रों का जो ग्राउंड वाटर है और नदियों का जो जल है वो वाष्पित होकर के और धुआरों के रूप में बाहर निकलता रहता है, फवारे की तरह निकलता रहता है गर्म जल। तो इस नदी के क्षेत्र को हजारों धुआरों का क्षेत्र कहा जाता है, हजारों धुआरों वाली नदी कहा जाता है यूकॉन नदी को। यह अलास्का में पड़ती है, अलास्का रेंज में। तो ये यूकॉन नदी है। हजारों धुआरों वाली नदी कौन सी है? यूकॉन नदी। उसके बाद हम बात करें इस नदी का, तो ये जो आप नदी देख रहे हैं ये है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी जो है वो कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी मैकेंजी नदी कनाडा की है और ये ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। इसका उद्गम जो है ग्रेट स्लेव से है और उत्तर में बहते हुए ये ब्यूफोर्ट सी में अपना जल गिराती है। ब्यूफोर्ट सी क्या है? यहाँ पे ब्यूफोर्ट सी है जो कि उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर है। तो आर्कटिक महासागर का क्षेत्र ब्यूफोर्ट सी है। साल के अधिकांश समय में, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव के पास पड़ता है, कनाडा का अधिकांश भाग जो है साल के लगभग आधे से अधिक समय तक, लगभग 8-9 महीने तक ये बर्फ से जमा रहता है। 2-3 महीने के लिए यहाँ पे गर्मी आती है, वो भी गर्मी उतनी नहीं पड़ती, नाम मात्र की गर्मी होती है, मृदुल होती है। तो उस समय में यहाँ पे बर्फ जो जमा रहता है वो पिघलता है। तो बर्फ पिघलने पे ये नदी प्रवाहित होना शुरू होती है और बाकी समय में ये नदी जमी हुई होती है बर्फ के रूप में। तो जब बर्फ पिघलता है तो यहाँ पे अनेक झीलों का यहाँ पे निर्माण हो जाता है
वैसे तो इन क्षेत्रों में बहुत सारे हजारों झीलें पाई जाती है, लेकिन कुछ मुख्य झीलें हैं कनाडा की जिसे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है। कनाडा के झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए, या दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम बताइए। तो इनका क्रम क्या है? उत्तर में सबसे यहाँ पे ग्रेट बियर, फिर आप ग्रेट स्लेव, अथावास्का, विनिपेग। उत्तर से दक्षिण की तरफ 4 झील है कनाडा में, मुख्य रूप से ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का और विनिपेग। इस क्रम को आप याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे एक नदी बहकर हडसन की खाड़ी में गिरती है जिसका नाम है नेल्सन नदी। ये नेल्सन नदी है जो हडसन की खाड़ी में अपना जल गिराती है। फिर हम देखें तो यहाँ से एक नदी आप देख रहे हैं यहाँ पे जा रही है झील से, ये है ओंटारियो झील। ये जो झीलें हैं 5 झील, महान जिसे बोला जाता है अमेरिका का, तो इनका क्रम जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ इस प्रकार है। यहाँ पे सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर ईरी और ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, इसे आप लिख लेंगे क्रम से। तो ये जो झीलें हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं, और जहाँ थोड़ा बहुत भूमि क्षेत्र रह गया था उनको नहरों के द्वारा जोड़ दिया गया है। तो ये सभी झील एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। ये झील आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनका जो पानी है, इन झीलों का पानी इस सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर में जाकर के जल विसर्जित होता है। तो यहाँ पे जो नदी है इसका नाम है, इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से? ओंटारियो झील से निकलती है। यह है ईरी और यह है ओंटारियो। तो ईरी और ओंटारियो झील के बीच यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है नियाग्रा नदी। छोटी सी नदी है नियाग्रा, और इस नियाग्रा नदी पर ही ईरी और ओंटारियो झील के बीच नियाग्रा फॉल्स है। नियाग्रा जलप्रपात है, इस ईरी और ओंटारियो झील के मध्य है, नियाग्रा नदी पर है और नियाग्रा फॉल्स है। ये बहुत फेमस है। इस जो नियाग्रा फॉल्स है यहाँ से, इससे जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है, और इन क्षेत्रों में यहाँ से बिजली की सप्लाई होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नियाग्रा फॉल्स, जो कि नियाग्रा नदी पे है, ईरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। ठीक इसके पास से एक नदी निकलती है और यहाँ पे पड़ता है आपका न्यूयॉर्क। अमेरिका का एक महत्वपूर्ण शहर है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के मुहाने पे पड़ता है। ये हडसन नदी है, हडसन नदी है, और ये ईरी नहर के द्वारा, ये ईरी झील है या ओंटारियो झील है, और इस नदी के जल को इस ईरी जो झील है इससे इसे मिला दिया गया है, और एक नहर बनाया गया है। उस नहर का क्या नाम है? ईरी नहर। तो ईरी नहर के माध्यम से जो है ईरी झील और हडसन नदी के पानी को जोड़ दिया गया है, और इसके माध्यम से क्या होता है, यहाँ पे नावें चलती है और जहाजें चलती है, और यहाँ पे व्यापार होता है। तो हडसन नदी के मुहाने पे न्यूयॉर्क बसा हुआ है। उसके बाद हम बात करें तो एक नदी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका नाम है कोलंबिया। ये कोलंबिया रिवर है, कोलंबिया रिवर। कोलंबिया नदी है, और कोलंबिया नदी की एक सहायक नदी है, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक सहायक नदी जिसका नाम है स्नेक नदी। स्नेक नदी है, कोलंबिया की सहायक नदी है स्नेक नदी। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी है, और कोलोराडो नदी जो है वो विश्व की सबसे गहरी कैनियन का निर्माण करती है। कैनियन क्या होता है? जो समतल भूभाग होता है, पठार या पहाड़, उसको गहरे गार्ज की तरह
खड़ा दीवार की तरह उसका जो किनारा होता है वो काफी नीचे तक नदी उसको काट करके गहरी कर देती है, और नीचे से या साइड से देखने पर लगता है कि खड़ा दीवार बना हुआ है, तो वो कैनियन बोला जाता है। तो जो आप कौन सी नदी, कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी क्या है कि वो विश्व का ग्रैंड कैनियन जो है वो कोलोराडो नदी बनाती है, और उसे ग्रैंड कैनियन बोला जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा कैनियन और बहुत गहरे कैनियन का निर्माण करती है कोलोराडो नदी, जो कि कोलोराडो का पठार यहाँ पे पड़ता है, तो कोलोराडो को पठार को काट करके इस नदी ने काफी गहरे गार्ज का निर्माण किया है, जिसे कैनियन, ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। तो एक कोलोराडो नदी है, और यहाँ पे भी बहुत सारे डैम बनाए गए हैं जिससे जल विद्युत का उत्पादन होता है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे आप देखें एक ये नदी है जिसका नाम है रियो ग्रैंड नदी। रियो ग्रैंड नदी, रियो ग्रैंड नदी जो है ये यहाँ पे, ये आप जो लाल कलर से हमने एक चिन्ह बनाया हुआ है, ये रॉकी माउंटेन है। तो रॉकी माउंटेन से निकलती है दक्षिण की तरफ प्रवाहित होते हुए, फिर उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए, दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये मेक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये नदी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये मेक्सिको और यूएसए के बीच सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी? रियो ग्रैंड नदी। रियो ग्रैंड नदी की खास बात यही है कि ये मेक्सिको और यूएसए, नीचे मेक्सिको ऊपर यूएसए की सीमा का निर्धारण करती है, और यहाँ से ये नीचे मेक्सिको है, ऊपर यूएसए है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें तो अब हम लोग बात करें मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। यह है आपका मिसिसिपी और यह है मिसौरी। ये मिसौरी नदी है और ये मिसिसिपी नदी है। पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो नदी तंत्र है वो मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र है, पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। और लंबाई अगर देखा जाए तो सबसे लंबी जो नदी है वो मिसौरी नदी है, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। और मिसिसिपी नदी की ये सहायक नदी है, मिसौरी नदी मिसिसिपी की सहायक नदी है। तो मिसौरी नदी जो है रॉकी माउंटेन से निकलती है और मिसिसिपी नदी में यहाँ पर आकर के मिलती है। तो इस स्थान का नाम है सेंट लुइस। सेंट लुइस, मिसौरी नदी मिसिसिपी से सेंट लुइस जगह पर आकर के इससे मिलती है और फिर आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर एक नदी आकर के इससे मिलती है जिसका नाम है ओहियो नदी। ओहियो नदी आकर के इससे मिलती है, इसका नाम है ओहियो रिवर। ओहियो रिवर आकर के मिलती है मिसिसिपी मिसौरी नदी से, और यह मेक्सिको की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है। और यहाँ पे ये जो है एक तरह से बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती है, पक्षी के पंजे के आकार के डेल्टा का निर्माण करती है। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है वो बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि मेक्सिको की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, आपका नेट में भी पूछा गया है, और आपके जो एसएससी में भी बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। ये महत्वपूर्ण है कि बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण कौन नदी करती है, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती है, पक्षी के पंजे के आकार का। तो ये मिसिसिपी मिसौरी नदी है। और मिसिसिपी का जो उद्गम है, यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है लेक इटास्का। इटास्का लेक से मिसिसिपी नदी जो है इटास्का झील से निकलती है, और ये जो है मिसौरी नदी वो आपका रॉकी माउंटेन से निकलती है। तो ये हुए आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कुछ खास नदी, प्रमुख नदी और उनसे संबंधित फैक्ट। यहाँ पे आप जो सेंट लॉरेंस नदी जो देख रहे हैं, इनसे होकर के पूर्वी, यानी कि ये पूर्वी
आपका अमेरिका हुआ, और अटलांटिक महासागर के जब पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो यूरोप का जो क्षेत्र है, यूरोप का जो पश्चिमी क्षेत्र है, तो पश्चिमी यूरोप क्या है, पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र अधिक नवीकृत है और अधिक डेवलप्ड है। तो उन क्षेत्रों से और इन क्षेत्रों से जो है यहाँ से होकर के व्यापार काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। तो जो सेंट लॉरेंस नदी है, इनके माध्यम से व्यापार जो है अंदर तक, इन झील प्रदेशों तक, इन झील प्रदेशों के आसपास अमेरिका के बहुत सारे, कनाडा और अमेरिका के बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, जहाँ पे विनिर्माण उद्योग और क्या है आपका व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इस नदी के माध्यम से हो करके और व्यापार होता है। तो ये नदी जो है, ये ऐसा कहा जाता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग जो है प्रदान करती है। आंतरिक जलमार्ग क्या हुआ, जो समुद्री क्षेत्र है उसके मुहाने पे जो है वो तो बंदरगाह हुए, लेकिन जब नदी के माध्यम से भूमि के अंदर, महाद्वीप के अंदर तक जब जहाज द्वारा व्यापार किया जाता है इन नदी के माध्यम से, तो जलमार्ग जब प्रदान करती है तो इनको आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। तो इन झील प्रदेशों से हो करके, सेंट लॉरेंस नदी से हो करके व्यापार होता है। तो ये आंतरिक जल परिवहन मार्ग का ये बहुत बड़ा साधन है यहाँ पे, और सबसे बड़ा आंतरिक जो है यहाँ पे व्यापार होता है, और सबसे व्यस्त नदी है आंतरिक जो व्यापार है उसके तात्पर्य से अगर देखा जाए तो ये हुआ आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नदी। और अब हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कोई दूसरे महाद्वीप की नदियों को, दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप, ऐसे हम किसी अन्य महाद्वीप की नदियों के बारे में लाएंगे और पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आपको इसी तरह से हम भूगोल से संबंधित आपको नए नए टॉपिक और विश्व भूगोल का सारा टॉपिक हम क्लियर करेंगे, जिसमें हम लोग विश्व के जो झीलें हैं उसको भी पढ़ेंगे, विश्व के जो बांध है उसको भी पढ़ेंगे। इस तरह से हम विश्व भूगोल का एक सीरीज चला रहे हैं। तो विश्व भूगोल जब हम समाप्त कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पर, यानी कि भारत के भूगोल पे आएंगे और भारत के भूगोल के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।